आज के सेशन में हम लोग फिशरीज यानी थर्ड पेपर की शुरुआत करेंगे और इसमें सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। तो अगर कार्डेट प्राणियों की बात करें तो उनमें से फिशेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग हैं और अब तक लगभग में 20,000 से अधिक फिशेज की प्रजातियों की खोज हो चुकी है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इनका जो एनिमल किंगडम है या जो कार्डेट एनिमल्स हैं उनमें क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर इनको समझते हैं। देखिए, जो एनिमल किंगडम है उसको अलग अलग फाइलम में बांटा गया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण फाइलम है फाइलम कार्डेटा। कार्डेटा को दो ग्रुप में बांटा जाता है, ये क्रेनिया और प्लूटोकार्डेटा पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा और यूकार्डेटा। तो ये क्रेनिएटा दूसरा ग्रुप है। अब यहाँ पर क्रेनिया यानी क्रेनियम, क्रेनिया जो शब्द आया है ये क्रेनियम से है और क्रेनियम जो होता है वो मस्तिष्क के ऊपर अस्थियों का जो खोल है इसको क्रेनियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्डेट प्राणी हैं उनको दो समूहों में इस आधार पर बांटा गया। एक तो वह जीव जिनका मस्तिष्क इस हड्डियों की बनी खोपड़ी के अंदर बंद है, यानी जिनमें क्रेनियम है। हड्डियों का जो एक बॉक्स है जिसको क्रेनियम कहा जाता है उसके अंदर कोमल मस्तिष्क बंद होता है, और जिनमें जो हमारा ब्रेन है वो हड्डी के कवच के अंदर बंद नहीं है, ये खोपड़ी नहीं है जिनमें, उनको ये क्रेनिया कहा गया। यानी कि शुरुआती एनिमल जिनमें ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम का विकास नहीं हुआ था। ब्रेन जो है वो ज़्यादा सुरक्षित पोजीशन में नहीं है। तो ये क्रेनिया और इन्हीं को प्रोटोकार्डेटा कहते हैं, क्योंकि कार्डेट प्राणियों में ये प्रिमिटिव एनिमल हैं, सबसे पहले डेवलप होने वाले एनिमल हैं, तो इन्हें ये क्रेनिया या प्रोटोकार्डेटा कहा गया। अब इन्हें जो ये क्रेनिया है जिनमें क्रेनियम नहीं होता है उनको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। पहला है हेमिकार्डेटा, दूसरा है यूरोकार्डेटा और तीसरा है सिफेलोकार्डेटा। ये जो है वो फर्स्ट पेपर में है, इनकी स्टडी फर्स्ट पेपर में करनी है। अब दूसरा जो ग्रुप है क्रेनिएटा को देखिए, क्रेनिएटा या यूकार्डेटा। यूकार्डेटा, यू मीन्स वेल डेवलप्ड, यानी वह कार्डेट जो सुविकसित हैं, अच्छी तरीके से विकसित हैं, यानी कार्डेटा के सारे लक्षण उनमें अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं। इसको इसको एक सब फाइलम में बांटा गया है और ये है सब फाइलम वर्टिब्रेट। जो क्रेनिएटा है इसको एक सब फाइलम में बांटा गया वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया। पहला डिवीजन है एग्नेथा, यानी वह वर्टिब्रेट एनिमल जिनमें क्रेनियम तो बना लेकिन जबड़े नहीं बने। जैसे हम लोगों में ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा है, लेकिन बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें जबड़े नहीं होते, यानी कि इस तरीके से गोल चूसक के समान मुख होता है और इनमें कोई जॉ नहीं होता, यानी जबड़े नहीं हैं। जैसे हम लोग खोल के बंद कर लेते हैं ऐसा नहीं है, एक चूसक तरीके का मुख होता है। और इसमें जो है दो क्लासेज आते हैं एग्नेथा में, यानी जबड़े विहीन एनिमल्स में। ये हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। अब ये बात हमें याद रखनी है, वह प्राणी जिनमें जबड़ों का विकास नहीं हुआ उन्हें डिवीजन फर्स्ट यानी एग्नेथा में रखा गया। या इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा जाए कि एग्नेथा में किस तरीके के जीव रखे गए हैं, तो एग्नेथा में जॉलेस जीव रखे गए हैं, यानी ऐसे जीव जिनमें जॉ नहीं होता है। अब वर्टिब्रेट का दूसरा डिवीजन देखिए, डिवीजन टू ग्नैथोस्टोमेटा, यानी दोज एनिमल्स हु हैव वेल डेवलप्ड जॉ, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। मतलब जिन प्राणियों में क्रेनियम तो था ही, साथ ही साथ जबड़ों का विकास हुआ, उनको हमने डिवीजन टू ग्नैथोस्टोमेटा में रखा। और इसको फिर दो सुपर क्लास में बांटा गया। पहला सुपर क्लास है पिसीज का और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पिसीज यानी मछलियों का जो एक्वेटिक हैं और एक विशेष कैरेक्टर को धारण करते हैं, वो हम अभी इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है तो इनको देखा जाएगा। और इस स्पीशीज़ को तीन क्लासों में बांटा गया। हालांकि अलग अलग साइंटिस्टों ने स्पीशीज़ को अलग अलग ढंग से क्लासीफाई किया है। किसी ने 5 क्लास में बांटा है, किसी ने 3 क्लास में बांटा है।
तो यहाँ इसको समझिए कि जो पिसीज सुपर क्लास है इसको फिर अलग अलग क्लासों में बांटा गया। और इधर जो दूसरा वर्ग था टेट्रापोडा, यानी कि जिनमें प्रचलन के लिए 4 पादों का विकास हुआ, उनको टेट्रापोडा कहा गया। पहला समूह जो ग्नेथोस्टोमेटा का था, जो कि जिन्हें हमने मछलियाँ कहा, उसमें प्रजनन के लिए पाद नहीं थे बल्कि फिन्स थे। पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स थे, उनकी सहायता से प्रचलन करते थे। तो इस तरीके के सारे जीवों को हमने पिसीज में रखा, और वह जिनमें 4 पादों का विकास हो गया था उनको टेट्रापोडा में रखा गया। तो पिसीज और टेट्रापोडा ये सुपर क्लास हैं। और फिर टेट्रापोडा में जो पहला क्लास है वो एम्फीबिया है, फिर रेप्टिलिया है, फिर एबीज है, फिर मैमल्स है। तो इस चार्ट से हमें जो पिसीज का पोजीशन है विथ इन एनिमल किंगडम एंड मोर प्रिसाइजली विथ इन कार्डेटा, कार्डेटा के अंदर इनकी क्या पोजीशन है वो हमें स्पष्ट रूप से इसके द्वारा ज्ञात हो जाती है। अब आगे चलते हैं तो इनका जनरल कैरेक्टर देखते हैं कि जो ये पिसीज हैं इनका जनरल कैरेक्टर क्या है। तो आगे बढ़ा जाता है, देखिए। नाउ जनरल कैरेक्टर ऑफ सुपर क्लास पिसीज। तो हम लोग सभी जानते हैं ऑल आर एक्वेटिक, सभी जलीय होते हैं, और मैरीन हो सकते हैं यानी समुद्री जल में हो सकते हैं या फ्रेश वाटर में हो सकते हैं। तो ऑल दी फिशेज आर एक्वेटिक इन नेचर यानी जलीय हैं, मे बी मैरीन और फ्रेश वाटर। भोजन की दृष्टि से देखा जाए तो दे मे बी हेर्बीवोरस यानी शाकाहारी हो सकती हैं, या कार्निवोरस हो सकती हैं, शाकाहारी या मांसाहारी दोनों में से कोई हो सकती हैं। नंबर 2, बॉडी यूजुअली स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल यानी तर्कु के आकार का। तर्कु के आकार का स्पिंडल शेप्ड का मतलब है कि आगे नुकीला और पीछे चौड़ा, इस तरीके से मछलियों का शरीर होता है। तो बॉडी यूजुअली स्पिंडल शेप्ड होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, धारा रेखित होता है, यानी तीर के आकार का जो है ये होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू, और जो इनकी पूरी बॉडी है वो 3 भागों में डिफ्रेंशिएट होता है, यानी उसको उसमें 3 भाग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। एक हेड होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है। सिर होगा, इसके बाद धड़ होगा, पुच्छ होगा, 3 भागों में। दे हैव नो नेस्क, दे नेस्क इज एब्सेंट इन फिशेज। तो इनमें ग्रीवा नहीं होती है, यानी नेस्क नहीं होता है। जो हेड है वो सीधे ट्रंक से जुड़ा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। तो जो इनमें लोकोमोशन है वो पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन से बना होता है। 2 तरीके के फिन्स होते हैं, एक तो पेयर्ड होते हैं, दूसरे अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल आता है और पेल्विक आता है, और इसके साथ अनपेयर्ड फिन्स भी होते हैं। तो लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स along with मीडियन, डॉर्सल एंड कॉर्डल फिन। ये जो तीनों हैं, मीडियन यानी कि बीच में जो ये फिश की बॉडी होती है, इसके बीच में यहाँ पीठ के पास मीडियन फिन होता है, और ये जो है वो ये डार्सल फिन होता है, और यहाँ पर मीडियन फिन हो सकता है, या डार्सल फिन थोड़ा पीछे अगर होता है तो मीडियन फिन यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा मीडियन, डार्सल और कार्डल फिन यानी पूंछ वाला जो फिन है ये होता है इस तरीके से। तो ये अनपेयर्ड फिन है, मीडियन और जो मीडियन फिन है, और डार्सल फिन मीडियन से थोड़ा आगे होता है। तो जो डार्सल, मीडियन और कार्डल फिन ये अनपेयर्ड फिन होते हैं। पेक्टोरल यहाँ आगे की तरफ होता है, साइड में, दोनों साइड में, तो ये 2 हो गया, और पेल्विक पीछे जहाँ से पूंछ से थोड़ा पहले होता है। तो इस तरीके से इनमें जो है 2 तरीके के फिन्स लोकोमोशन के लिए होते हैं। आगे देखिए नंबर 4, एक्जोस्केलेटन ऑफ डर्मल स्केल। जो बाह्य कंकाल है वो डर्मल स्केल्स का बना होता है। जो चर्मीय स्केल हैं, जैसा स्केल देखते भी हो और उसकी लैब में उसको माउंट भी करके देखे हो, तो जो इनका एक्जोस्केलेटन है वो डर्मल स्केल का बना है।
अब ये बात अलग है कि किसी में स्केल बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं दिखते, किसी में मीडियम साइज़ के हो सकते हैं, किसी में बहुत बड़े हो सकते हैं। और कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो स्केल लेस भी होती हैं, यानी जिनमें स्केल नहीं होता है, लेकिन इफ़ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट देन इट इज़ मेड अप ऑफ डर्मल स्केल्स। और दूसरा डेंटिकल्स आर बोनी प्लेट्स। कुछ ऐसी फिशेज हैं प्रिमिटिव टाइप की जिनमें एक्सोस्केलेटन बोनी प्लेट्स का बना है, कवरिंग बॉडी सरफेस, जो बॉडी की सतह को कवर करता है। अब इंडोस्केलेटन देखिए, इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस और बोनी। सीज सुपर क्लास में जो इंडोस्केलेटन है वो या तो कार्टिलेज का बना है या फिर बोन का बना है, यानी उपास्थि का है या अस्थि का है। नोटोकार्ड मोर और लेस रिप्लेस्ड बाय ट्रू वर्टिब्री। और जो इनमें नोटोकार्ड है, जो कि कार्डेटा का लक्षण है, वो धीरे धीरे उसकी जगह पर वर्टेब्रल कॉलम डेवलप हो जाता है, यानी वो एडल्ट जो प्राणी हैं उनमें वो लुप्त हो जाता है। नाउ 6 कैरेक्टर, एलिमेंट्री कैनाल विथ डेफिनिट स्टमक। जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें निश्चित एक स्टमक होता है, पैंक्रियाज होता है और टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका और एनस। और वो जो है लास्ट में जाके एनस गुदा वाले छिद्र पर या क्लोएका वाले छिद्र पर समाप्त होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल विथ डेफिनिट स्टमक, ये ऐसे जीव हैं जिनके एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक डेवलप हुआ, स्टमक जैसी संरचना बनी, पैंक्रियाज होता है और ये लास्ट में जाके एनस या क्लोएका पर खत्म होता है। अगला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। मछलियों की खास विशेषता है कि इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, गिल स्लिट 5 to 7 पेयर्स। जनरली फिश possess 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। अब ये जो गिल स्लिट्स हैं ये या तो नेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए इनका वो है, तो यहाँ पर गर्दन जो है लगभग में जहाँ पर हेड और ट्रंक का जो अगला भाग है वहाँ पर गिल स्लिट्स होती हैं, यानी गिल छिद्र होते हैं। ये छिद्र या तो नेक्ड हो सकते हैं, यानी ये बाहर से ढके नहीं हो सकते हैं। तो 5 to 7 पेयर नेक्ड आर कवर्ड बाई एन अपरकुलम। और यह जो अस्थिर फिश हैं उनमें इसके बाहर एक गिलढापन होता है और उससे ये उसके अंदर बंद होता है। तो ये गिलढापन यानी अपरकुलम हटाओगे तब ये गिल छिद्र दिखेगा। तो गिल स्लिट्स या तो नेक्ड हो सकता है या अपरकुलम से ढका हो सकता है। तो द स्ट्रक्चर व्हिच कवर द गिल स्लिट्स इज नोन एज अपरकुलम। वो संरचना जो गिल स्लिट्स को ढकती है उसको अपरकुलम कहते हैं। आगे देखिए, नंबर 8, हार्ट टू चैम्बर। हृदय जो है वो दो कोष्ठक युक्त होता है, एक आर्किल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। और ख़ास बात यह है इरिथ्रोसाइट्स न्यूक्लिएटेड। इनकी जो आरबीसी हैं या इरिथ्रोसाइट्स जिनको कहा जाता है वो केंद्रक युक्त होती हैं, जबकि मैमल्स यानी हम लोगों की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं होता है। तो इस मामले में फिशेज हमसे डिफर हैं, देयर इरिथ्रोसाइट्स इज न्यूक्लिएटेड। पोइकिलोथर्मस होते हैं, इट मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो हार्ट टू चैम्बर का है, इरिथ्रोसाइट न्यूक्लिएटेड हैं और पोइकिलोथर्मस हैं, इट मीन्स द बॉडी टेम्परेचर इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो ये बात समझ में आ गई होगी, जिनके शरीर का तापमान परिवर्तित होता है वातावरण के तापमान के अकॉर्डिंग उनको पोइकिलोथर्मस कहा जाता है। किडनी की स्थिति देखिए, किडनी मीसोनेफ्रिक होती है, ये पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं ये। और एक्सक्रीशन मोस्ट ऑफ द फिशेज में यूरियोटेलिक होता है, यानी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो फाइनली यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। ब्रेन विथ 5 पार्ट्स, जो ब्रेन है उसके 5 भाग होते हैं और क्रेनियल नर्व जो है वो 10 पेयर होती हैं। तो ये भी याद रखना है कि इनमें क्रेनियल नर्व्स जो है वो 10 जोड़ी होती है। पेयर्ड नेजल सैक डू नॉट ओपन इनटू माउथ। अब जो नासा छिद्र हैं, नेजल सैक हैं, ऊपर से तो नासा छिद्र होते हैं लेकिन ये नीचे मुख में नहीं खुलते,
यानी कि उनका कोई रोल सांस लेने में नहीं होता है। पेयर्ड नेजल सैक्स, जो छिद्र ऊपर से छिद्र आते हैं वो नीचे गड्ढे में खुलते हैं और वहीं तक सीमित होते हैं, नीचे की तरफ वो मुखगुहा में नहीं खुलते। टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर आस्किल लैकिंग, इनमें जो है जो टिम्पैनिक कैविटी है या एक्सटर्नल ईयर कह सकते हो, वो नहीं होता है। मिड ईयर यानी मध्य कर्ण जो होता है टिम्पैनिक कैविटी वो नहीं होता है। ईयर आस्किल्स भी इनमें नहीं होती हैं। इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर विथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो प्राणी हैं इनके इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बन गई थी और यहाँ से इनकी उपस्थिति शुरू हो जाती है। कार्डेटरी लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप, इनके शरीर में शरीर के किनारे से एक रेखा गुजरती है, जैसे ये फिश बॉडी है तो फिश बॉडी के बीच से दोनों किनारों से यहाँ से जो है वो एक लाइन गुजरती है जिसको हम कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। और ये लेटरल लाइन सिस्टम जो होती है ये सेंसरी होती है, इनको आभास कराती है अलग अलग परिस्थितियों का, अलग अलग चीज़ों का। तो लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। सेक्सेज सेपरेट होते हैं यानी मेल और फीमेल फिशेज अलग अलग होती हैं। गोनोडक्ट टिपिकली पेयर्ड, जो गोनोडक्ट हैं वो युग्मित होती हैं यानी 2 की संख्या में होती हैं। इसका मतलब ओवरी और जो टेस्टिस है वो डबल होते हैं और वहाँ से 2 नलियाँ निकलती हैं। गोनोडक्ट ओपन इनटू क्लोएका आर इंडिपेंडेंटली। अब जो ओवरी है या टेस्टिस है दोनों तरफ से, इनकी नलियाँ या तो क्लोएका, अगर क्लोएकल छिद्र है तो वहाँ आके खुलती हैं, और या फिर क्लोएका अलग होता है यानी एनस अलग होता है और गोनोपोर अलग होता है। तो ये दोनों स्थितियाँ मिल सकती हैं, या तो क्लोएका में खुलेंगी या फिर अगर क्लोएका नहीं है तो एनल छिद्र होता है वो अलग होता है और जनन छिद्र अलग होता है। फर्टिलाइजेशन देखिए पॉइंट नंबर 13, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और एक्सटर्नल, कुछ में बाहर भी होता है, एक्सटर्नल होता है। फीमेल ओविपेरस यानी फीमेल हैव टेंडेंसी टू लेज एग्स आउटसाइड द बॉडी, तो जो फीमेल हैं वो अंडे देती हैं। कुछ ऐसे हैं जो ओवो विविपेरस होती हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिए। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो ओवो विविपेरस होती हैं, इसका मतलब यह है कि अंडे जो है वो शरीर में कुछ दिनों तक रोक लिए जाते हैं और जब उनसे लार्वा हैच हो जाता है तो फाइनली बॉडी से लार्वा निकलते हैं। ऐसे जीवों को ओवो विविपेरस कहा जाता है। यानी कि इनमें अंडे बने तो लेकिन वो शरीर से बाहर ओवुलेट नहीं हुए, अंदर ही उनका फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर बॉडी के अंदर ही उनका विकास हो रहा है। अब ये जो विविपेरस एनिमल है उनसे इस बात में भिन्न है, वहाँ पर इग बना, विविपेरस एनिमल जो थे उनमें इग बना, इग का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये इग वहाँ से हट के जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ से ये यूट्रस में जाता है और यूट्रस में प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ता है, तो सारा न्यूट्रिशन मदर बॉडी से प्राप्त करता है और फिर पूर्ण विकसित शिशु जन्म लेता है। यहाँ पर ओवोविविपेरस में जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो यूट्रस में नहीं होता बल्कि अंडे के अंदर हो रहा है और यहाँ पर प्लेसेंटा जैसी कोई रचना नहीं बनती है, बल्कि अंडे में जो न्यूट्रिशन है उसी से जो जीव है वो अपने विकास के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। जो योग अंडे में जमा होता है उसी से उसका विकास होता है। इग लार्ग विथ मच योग, अब चूंकि इनमें प्लेसेंटा नहीं बनता इसलिए अंडे बड़े होते हैं और उनमें योग की मात्रा पहले से काफ़ी ज़्यादा जमा कर दी जाती है ताकि विकास के दौरान उन्हें पोषण की ज़रूरत पूरी होती रहे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट, अब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो there are certain membrane formed in different animals and these membranes are known as extraembryonic membrane, but in case of fishes these extraembryonic membrane are absent, मतलब इनमें एम्ब्रियो के चारों तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती है। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट, जो विकास होता है वो सामान्य तौर पर डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, विथआउट और विथ लिटिल मेटामॉर्फोसिस। तो
इसमें जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बहुत न्यून स्तर का होता है, यानी बहुत कम चेंजेज होते हैं। और ज़्यादातर जो अंडे से जो शिशु निकलते हैं वो केवल अपने आकार में बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो एडल्ट से ज़्यादा डिफ़र करते हैं। जैसे कि मेढक में है, तो मेढक में जो अंडे से शिशु निकलते हैं वो एडल्ट के जैसे नहीं होते, बल्कि एडल्ट से बिल्कुल डिफ़र करते हैं। तो उनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण होकर वो एडल्ट में बदलता है। फिशेज में जो शिशु है वो लगभग में एडल्ट के जैसा होता है, केवल वो आकार में बढ़ता है। तो मेटामॉर्फोसिस जैसी चीज़ ज़्यादातर नहीं होती है, या है भी तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं है, बहुत थोड़े मोड़े चेंज उसमें होते हैं। आगे देखिए। तो ये हो गया दीज आर दी जनरल कैरेक्टर ऑफ फिशेज। और इसको ध्यान से, इसमें से काफ़ी बार जो है प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब ये सारे लक्षण वाले जो जीव हैं उन्हें हमने फिशेज सुपर क्लास में रखा, और काफ़ी प्रजातियां हैं उनकी। तो अब आगे उनके सुटेबल स्टडी के लिए उनका क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, और क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि शुरू में क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज। अब फिशेज के क्लासिफिकेशन को लेके जो है काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके से वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपनी विधियां प्रस्तुत की हैं। उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो द फर्स्ट फॉसिल वर्टिब्रेट वेयर फाउंड इन द रॉक ऑफ ऑर्डोविशियन पीरियड, ये पॉइंट भी याद रखना है। पहला जो वर्टिब्रेट का फॉसिल्स है वो मिला ऑर्डोविशियन पीरियड की चट्टानों, एंड नेम्ड एज ऑस्ट्रेकोड। ये क्या था? ऑस्ट्रेकोडर्म थे, यानी ऑस्ट्रेकोडर्म बियर फर्स्ट वर्टिब्रेट। They are small, jawless, bony fish-like form related to cyclostomes. तो ये जो है छोटे जबड़े विहीन और अस्थिल मछलियाँ थीं, और सिमिलरिटी रखते थे साइक्लोस्टोम से, जो कि जो साइक्लोस्टोमेटा है ये भी जॉलेस है, और अर्लियर सीज के ग्रुप का है ये। अगला देखिए, डिवोनियन पीरियड, यानी ऑर्डोविशियन के बाद जो डिवोनियन आता है, इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ फिशेज। जो मछलियों का स्वर्णिम युग था ये डिवोनियन पीरियड, ये भी याद रखना है। स्वीडिश नेचुरलिस्ट पीटर अर्टेडी, अब एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के पीटर अर्टेडी, 1705 से 1735, इज नोन एज फादर ऑफ इक्थियोलॉजी। यानी हु इज फादर ऑफ इक्थियोलॉजी? तो इट इज पीटर अर्टेडी हैं, ये जो फादर ऑफ इक्थियोलॉजी। अर्टेडी established the method and principle of systematic ichthyology। तो अर्टेडी ने जो है बहुत शुरुआती दौर में कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिनके आधार पर जो मछलियों का संसार था इनको क्लासीफाई किया गया। अर्टेडी established the method and principle of systematic ichthyology so perfectly, मतलब इतना अच्छा किया, इवन लीनियस कुड नॉट अल्टर इट, जिसे बाद में लीनियस भी नहीं बदल पाए। तो काफ़ी बढ़िया काम इन्होंने किया था, और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इक्थियोलॉजी कहा गया। क्यूबियर वाज द फर्स्ट टू फ्रेम द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर ऑफ फिशेज। तो क्यूबियर ऐसे थे जिन्होंने मछलियों के बाह्य और आंतरिक लक्षणों के आधार पर सर्वप्रथम मछलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय मुलर। अब इसके बाद क्यूबियर के बाद और साइंटिस्ट आए और उनमें काफ़ी सुधार करके अच्छे अच्छे रूप में क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किए गए, जिसमें मुलर हैं, जॉर्डन हैं, रीगन हैं, बर्ग हैं, रोमर हैं, और मोस्ट मॉडर्न फॉर्म नेल्सन का है। तो इन सारे लोगों ने कंसिडर्ड टू बी द रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज। तो ये सब जो है आधुनिक जो है क्लासिफिकेशन दिए, जो प्राचीन नींव रखी गई थी उसमें सुधार करके इन सारे वैज्ञानिकों ने इनके वर्गीकरण में काम किया। करेंटली नेल्सन 1994, अब सबसे आधुनिकतम जो वर्गीकरण है वो नेल्सन का है, जिसको उन्होंने 1994 में दिया था।
और इसी को जो है ज़्यादा ये प्रचलित है, इन प्रैक्टिसेज इसी को यूज किया जाता है। तो आइए जो है जो अलग-अलग क्लासिफिकेशन है इनकी आउटलाइन को देखते हैं और उसको समझते हैं। तो पोजीशन ऑफ फिशेज इन फाइलम कार्डेटा ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि कार्डेटा में किस तरीके के और पूरा कार्डेट एनिमल का जो वर्ड है वो कितने समूहों में विभाजित है, वहाँ पर फिशेज की क्या स्थिति है। अब देखिए ये वर्ग का क्लासिफिकेशन है और काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था अपने समय में। एल.एस. बर्ग क्लासिफाइड फिशेज इनटू 7 क्लासेस। तो एल.एस. बर्ग जो थे इन्होंने मछलियों को 7 क्लासों में बांटा। सीरीज स्पीसीज है और क्लास 7 है। पहला था टेरिकथीस, दूसरा था काकोस्टियाई, तीसरा था कैंथोडी, चौथा इलास्मोब्रांकाई, पांचवा होलोसिफेली, छठा डिप्नोई और सातवां टीलियोस्टोम। तो इन्होंने जो है मछलियों को इन 5 क्लासों में बांटा। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने ये जो दो थे, ये इलास्मोब्रांकाई और होलोसिफेली, ये कार्टिलाजिनस फिशेस का समूह था, तो इनको कॉन्ड्रिक थीज वर्ग में रखा और कुछ ने डिप्नोई और टीलियास्टोमी को आस्टिक थीज में रखा बाद के उसमें। और स्वयं टीलियास्टोमी जो है वो क्रॉस ऑफ टेरिजी और दो जो है वो क्लासेज में बांटा गया है इनको। एक क्रॉस ऑफ टेरिजी है और एक और है, यहाँ पर गलत हो गया है, तो चलिए उसको भी देख के सही कर लिया जाएगा। तो टीलियोस्टोमी को फर्दर 2 सब क्लासेज में बांटा गया है। एक्टिनोप्टेरिजी और क्रॉस ऑफ टेरिजी है। एक है एक्टिनोप्टेरिजी, एक्टिनोप्टेरिजी और दूसरा है क्रॉस ऑफ टेरिजी। तो ये 2 सब क्लासों में बांटा गया है। ये बाद में हुआ, वर्ग में जो है वो केवल यही जो है वो 7 क्लासेज में उन्होंने बांटा था। लेकिन बाद में कुछ जो क्लासिफिकेशन आए उसमें इन दोनों को यानी इलास्मोब्रांकाई और होलोसिफेली को कॉन्ड्रिक थीज में रख दिया गया और डिप्नोई और टीलियास्टोमी को आस्टिक थीज में यानी अस्थिल मछलियों में रखा गया। तो इसको वर्ग के क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आउटलाइन देख रहे हैं कि अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या क्या चीज़ें इसमें दी थी और देख लीजिए। एक्टिनोप्टेरिजी है ये, मुलर क्लासिफाइड फिशेज इनटू 6 सब क्लासेज। मुलर ने फिशेज को 6 उप क्लासों में बांटा। पहला था डिप्नोई, दूसरा था टीलियोस्टी जिसमें बोनी फिशेज हैं, गैनोइडी है, पॉलीप्टेरस, एमिया, लिपिडोस, इलास्मोब्रांकाई, शार्क, रेज, रेड फिशेज और मार्सिपोब्रांकाई, साइक्लोस्टोम्स, लेप्टोकार्डियाई, एम्फियाक्सिस। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि मुलर जो है, मुलर का जो क्लासिफिकेशन था वो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो प्राचीन मछलियां हैं उनके लिए कोई जगह इसमें नहीं दी गई है और साथ ही साथ एम्फियाक्सस जो कि प्रोटोकार्डेटा का सदस्य है उसको जो है मछलियों में शामिल किया गया। तो ये जो है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है और आज के समय में बहुत प्रचलित भी नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस जैसे जैसे डेवलप हो रहा था उसमें मुलर जिस समय इन्होंने प्रस्तुत किया था उस समय ये भी महत्वपूर्ण था। अब नेल्सन का देखिए, J.S. Nelson in 1994 presented the classification of fishes in particular and chordata in general in a linear order which reflect their postulated evolutionary relationship. क्लैडिस्टिक अप्रोच अपनाया। तो नेल्सन ने इनके विकास के इतिहास के आधार पर
वर्टिब्रेटा को और फिर उसमें ज़्यादा जोर फिशेज पर दिया और इस आधार पर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। तो पर्टिकुलरली फिशेज पर इन्होंने फोकस किया कार्डेटा को साथ में लेते हुए। अब यहाँ पर देखिए कार्डेटा का जो सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, इसमें 2 सुपर क्लास हुए, एक एग्नेथा और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा यानी जबड़े विहीन जीव, इसमें इसको इन्होंने 2 क्लास में बांटा, सिफेलास पीडोमॉर्फी और दूसरा टेरास्पिडोमॉर्फी। तो ये 2 क्लासेज हो गए। जो एग्नेथा है सिफेलास पीडोमॉर्फी और टेरास्पिडोमॉर्फी। इसके बाद जो जबड़े युक्त जीव थे उनको 2 ग्रेड में बांटा इन्होंने। पहला ग्रेड था पिसीज और दूसरा था टेट्रापोडा। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने जो नाम हैं समूह के वो अलग अलग दिए, किसी ने सब क्लास बनाया, किसी ने क्लास बनाया, किसी ने सुपर क्लास बनाया। खैर वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि फिशेज में कितने समूह हैं। आगे देखिए, ये तो इन्होंने जो कार्डेटा को इस तरीके से डिवाइड किया। फिशेज पर देखिए इन्होंने क्या किया, तो ग्रेड जो इन्होंने फिशेज बनाया था उसको इन्होंने 2 क्लास में बांटा, एक को इलास्मोब्रैंकोमॉर्फी में और दूसरा टीलोस्टोमी में। इलास्मोब्रैंकोमॉर्फी को जो है अलग अलग क्लासों में बांटा गया, जैसे पहला क्लास था प्लेकोडर्मी, दूसरा कॉन्ड्रिक्थीज। प्लेकोडर्मी में जो एंसेस्ट्रल या एंशिएंट फिशेज हैं वो आते हैं, जिनके अब ज़्यादातर जीवाश्म मिलते हैं। बहुत कम जीवित प्राणी इसमें बचे हैं प्लेकोडर्मी में। और कॉन्ड्रिक्थीज यानी कि दोज फिशेज हु पजेज कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। कॉन्ड्रिक्थीज में उपास्थियों के अंतःकंकाल वाली मछलियां रखी गई हैं और इनमें 2 सब क्लास हैं, इलास्मोब्रैंकाई है, गलत लिखा है ये, इलास्मोब्रैंकाई यहाँ यन है, और दूसरा होलोसिफेली है। अब टीलियास्टोमी में इन्होंने जो बोनी फिशेज थी, यानी दो फिशेज इन व्हिच इंडोस्केलेटन is composed of bone or they are placed in teleostomy। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 क्लास हैं, एक एंथोडी जो कि एंशिएंट फिशेज हैं और अब एक्सटिंक्ट हैं, केवल इनके जीवाश्म में मिलते हैं। दूसरा अस्टिकथीज है, यानी कि आजकल की लिविंग बोनी फिशेज जो हैं वो इसमें रखी गई हैं। और अब देखिए इनको जो है वो सब क्लासेज में बांटा गया। पहला जो सब क्लास है वो डाइप्यूस्टाई है, दूसरा क्रॉसऑप्टेरिजी है, तीसरा ब्रैंकियोप्टेरिजी है, चौथा एक्टिनोप्टेरिजी है। और फिर इनको जो है वो इंफ्रा क्लासेज में बांटा गया, कॉन्ड्रोस्टियाई है, होलोस्टियाई है, हेलिकोस्टोमी है और टीलियोस्टी है। तो ये जो है नेल्सन का क्लासिफिकेशन है, जो आज के समय में ज़्यादा प्रचलित है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट यूजेस दिस क्लासिफिकेशन, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा है और वो है वर्ग का क्लासिफिकेशन, उसकी मेरिट और डिमेरिट पढ़नी है, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। लेकिन इतना जो है एक आउटलाइन है इनका, इतने समूहों में रख के इन मछलियों को पढ़ना है। तो अब अगले टॉपिक में हम लोग जो वर्ग का क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे और उसका मेरिट और डिमेरिट देखेंगे। आज के जो सेशन में जो हमारा फिशरीज 3rd पेपर है उसमें इतना ही। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में अगला सेशन देखते हैं।